हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3 हिंदी में। स्टार्ट करते हैं चैप्टर जिसका नाम है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते थे। जो पहले के पुराने साइंटिस्ट थे, मतलब जो प्राचीन भारतीय और ग्रीक के दार्शनिक थे, अज्ञात द्रव, ठीक है ना, द्रव के अज्ञात, जैसे लिक्विड होता है ना, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उससे वो क्या थे, अनभिज्ञ थे, एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते थे। जो उसमें जो देख नहीं सकते थे उससे चकित होते थे। पदार्थ की विभाज्यता में के मत के बारे में भारत में बहुत पहले, लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। आज से 500 साल पहले ही भारत में इस चीज़ के बारे में बता दिया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे, तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जाएगा। मतलब एक लिमिट तक, जैसे कुछ हम एक पेपर ले लो, फाड़ते जाओ, इतना फाड़ते जाओ, लास्ट में इतना छोटा आ जाएगा कि उसको हम फिर नहीं फाड़ सकते हैं, ठीक है, उसके टुकड़े हम नहीं कर सकेंगे, अर्थात वह सूक्ष्म कण अविभाज्य होगा, मतलब अलग नहीं कर सकते। इस अविभाज्य सूक्ष्म कण को उन्होंने परमाणु कहा। किसने? कणाद ने कहा जो सबसे सूक्ष्म कण होगा, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, वो क्या होता है? परमाणु होता है। एक अन्य भारतीय दार्शनिक फकुदा कात्यायन ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि यह कण समानता संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, और ये कण संयुक्त रूप में मतलब मिले होते हैं, जो हमें द्रव के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। अलग अलग जो लिक्विड होता है वो अलग अलग रूप में मिलता है, इन्हीं की वजह से। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिप्स ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु कहा था। जो ये अविभाज्य कण थे उन्होंने क्या कहा था? परमाणु। ये अलग अलग दार्शनिक है, ग्रीक वाले हैं और वो भारत वाले थे। कणाद भारत के थे और ये ग्रीक के हैं। इन्होंने अपनी परिभाषा, अपना मत, अपने दिमाग से जो सोचा, जो समझ में आया वो बताया। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए। इनको मतलब प्रूव करने के लिए 18वीं शताब्दी तक, 18th सेंचुरी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि जिसको प्रूव कर सके। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा। 18वीं शताब्दी में जाके इन्होंने क्या किया कि अंत तक, उसके लास्ट में इसके बारे में समझा। स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। कह रहा है कि तत्व कैसे और क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है, जब तत्व आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, और वो ऐसा क्यों करते हैं। वैज्ञानिक आंतोइन एल लवाइजर ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। इसने क्या किया था? 2 सिद्धांत, 2 नियम, रूल बनाए, जिसने क्या किया? विज्ञान को बहुत ही बेस दिया, साइंस को एक बेस दिया, आधार दिया। रासायनिक संयोजन के नियम। अब इनके नियम कौन कौन से थे? लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादित किए। मतलब इन्होंने बहुत सर्च करने के बाद क्या किया? 2 नियम बनाए। द्रव संरक्षण का नियम, ठीक है, द्रव संरक्षण का नियम जानते ही हो, यहाँ पे दिया हुआ। जब रासायनिक परिवर्तन
संपन्न होता है तब यह द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। कह रहा है कि जब ऐसा रासायनिक संरचना होता है तो क्या द्रव्यमान में भी कोई परिवर्तन होता है? नहीं होता, क्योंकि द्रव्यमान समान होते हैं। यहाँ क्रियाकलाप दे रखा है, क्रियाकलाप छोड़ दो, आगे आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। ये भी क्रियाकलाप ही है, क्रियाकलाप पढ़ लेना, आगे आ जाओ। द्रव संरक्षण का नियम, यहाँ पे दिया हुआ नियम। द्रव संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश। ये क्या कहलाता है? द्रव संरक्षण का नियम। द्रव मतलब कुछ भी अगर एक्टिविटी हम करते हैं वो उतना ही होगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, वो निश्चित रहेगा, चाहे उसको किसी दूसरे फॉर्म में चेंज कर दो वो समान रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं? द्रव संरक्षण का नियम। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का। लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। कोई सा भी जो यौगिक है वो क्या होता है? उसमें दो या दो से अधिक तत्व होते हैं जिनको मिलकर वो निर्माण करते हैं। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, और उनका जो अनुपात होता है, जो उनकी क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? स्थिर होती है, चेंज नहीं होता उसमें, जितनी होती है उतनी होती है, चाहे उसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो, या किसी भी स्थान से प्राप्त किया हो या उसे कैसे भी बनाया हो, तो उसकी क्या होती है? क्वांटिटी सेम रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव एक अनुपात 8 होता है, मतलब 1:8 होता है इनका। जो जल में, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना होता है? 1:8 होता है, 1:8। हाईलाइट कर लो इसे। हाँ, पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने अनुपात होता है? ठीक, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, पानी का स्रोत कोई सा भी हो, कहीं से भी हमें मिल रहा हो, उसमें क्या होगा? सेम इतना ही होगा, 1:8, 1:8 होगा। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अगर हम 9 ग्राम जल का अगर हम करें विघटन तो क्या होगा? 1 ग्राम हमें हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होता है, इसीलिए इसका अनुपात कितना हो गया? 1:8। इस प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान होता है। अमोनियम में क्या होता है? 14:3 का अनुपात होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमानों के। ठीक है, हाईलाइट करना। चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हो, वो किसी भी प्रकार से अमोनिया बनाओ, उसमें इतना अनुपात मिलना ही मिलना, इतना मिलेगा ही 14:3 का, अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो, कहीं से भी ली गई हो या कैसे भी बना हो, उसमें 14:3 का ही अनुपात मिलेगा। उपरोक्त उदाहरणों से स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है। इससे मतलब स्थिर अनुपात, इनका अनुपात कहीं चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा, चाहे कहीं से लेके आओ, चाहे कहीं से बनाओ, कुछ भी करो, वो उतना ही रहना है, जिससे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। और स्थिर अनुपात के नियम को क्या कहते हैं? निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जो प्राउस्ट था उसने बताया था कि किसी भी यौगिक में, ये प्राउस्ट की डेफिनेशन है, चाहोगे तो नोट्स में अपने डेफिनेशन के तौर पे भी उसका नाम लिख के, साइंटिस्ट का नाम और उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, उसका ना डेफिनेशन अलग अलग, कई साइंटिस्टों की डेफिनेशन अलग से लिख सकते हो पॉइंट वाइज। ठीक है, और लास्ट में उसका नाम लिख दो, या फिर लिख सकते हो उसके अनुसार, प्राउस्ट के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होता है। ये किसने कहा था? प्राउस्ट ने कहा था। जॉन डाल्टन का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुल्हा परिवार में हुआ था। बॉक्स की चीज़ें पढ़ लिया करो खुद से भी। हुआ था 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की थी। वो 12 साल में एज ए टीचर वर्क करने लगे थे। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। तो वो 7 साल बाद क्या होगा? एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए, मतलब 12 साल के थे और 7 साल बाद 19 साल के, 19 साल में वो प्रिंसिपल बन गए थे।
सन 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिक एवं रासायनिक शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए थे और ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। ज़्यादातर वो पढ़ाने और रिसर्च के लिए अपना जीवन व्यतीत किया। सन 1808 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया और 1808 में आके उन्होंने क्या किया, अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, मतलब रिप्रेजेंट किया सबके सामने। उन्होंने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो था, मैथ सिद्धांत था, ठीक है ना। वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अब जो ये नियम बनाए गए थे इनको एक्सप्लेन करने की समस्या थी, इनके सामने एक्सप्लेन करना एक क्या था, समस्या थी कि अभी जो बता तो दिया और उसके बाद अब इसको एक्सप्लेन भी करना चाहिए कि इसके बारे में और डीपली जाने के लिए। तो अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया इसमें सिद्धांत, और उसके बाद डाल्टन के द्रव्यमानों को की विभाज्यता का विचार प्रदान किया जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिसे परमाणु नाम दिया गया था। ये ग्रीक दार्शनिकों ने कहा था जो सबसे सूक्ष्मतम अविभाजित कण था उसको क्या कहा था कि उन्होंने ग्रीक दार्शनिकों ने परमाणु नाम दिया था। उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया और उसे डाल्टन ने भी क्या कहा था, डाल्टन ने भी परमाणु कहा था। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्रव्यमान तो पहले हाईलाइट कर लो के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। तो डाल्टन ने इसको क्या किया, डाल्टन ने अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया था। यहाँ तक हाईलाइट करो पूरा, आगे देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कण से बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। अब ये डाल्टन की डेफिनेशन है, ठीक है ना। इसके अनुसार यहाँ पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन, ठीक है ना। जो इंग्लिश में है वो ऐसे करके लिख सकते हैं कि डाल्टन के अनुसार। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से की जाती है। अब इसके सिद्धांत के बारे में इन्होंने जो बनाया था उसके बारे में एक्सप्लेन। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। अब इसके सिद्धांत, इसने जो थ्योरी दी थी उनके सिद्धांत के बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। क्या क्या बता रहा है इसके पॉइंट के हिसाब से देखो। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। जितने भी डाल्टन कहते हैं कि जितने भी द्रव्य हैं वो क्या है, परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इनका जो रासायनिक मतलब केमिकल रिएक्शन होता है उसमें ये क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। परमाणु जो क्या है वो अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जिनको हम बांट नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते, जो रासायनिक प्रक्रिया में ना तो सृजित होते हैं ना ही विनाश होते हैं। ना ही ये बनते हैं और ना ही ख़त्म होते हैं। ये जैसे रहते हैं उतने ही रहते हैं, चाहे वो दूसरा केमिकल क्यों ना बन जाए उनसे। जैसे दो अलग अलग मिला के परमाणुओं को हम अलग कुछ बना देंगे ना, तब भी उनका द्रव्यमान क्या होता है, सेम ही रहता है, वो बदलेगा नहीं। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। दिए गए जितने भी तत्व होते हैं उनका गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म दोनों समान रहेगा, बदलता नहीं है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग तत्व, अलग अलग जो परमाणु होते हैं उनके गुणधर्म क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और उनका द्रव्यमान भी अलग होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। वो छोटी छोटी संख्या में क्या करते हैं, मिलके यौगिक का निर्माण करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। किसी भी परमाणु में क्या होता है, परमाणुओं में जो यौगिकों में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, एक निश्चित होती है। उससे ज़्यादा हो गई तो वो नहीं बनता, एक निश्चित अनुपात में होता है। जैसे पानी का हमने देखा है 1 और 8 का, है ना, ऐसे ही वो निश्चित होता है। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि परमाणु में भी छोटे छोटे कण होते हैं। अभी वो तो खुद ही छोटा है लेकिन उसके बाद भी उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, परमाणु क्या होता है। अब परमाणु क्या होता है पहले उसके बारे में हम देखते हैं। क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? किसी घर की इमारत की दीवार बनते देखी है? उसमें होता क्या है, ईंटें लगा लगा के बनते ना, ईंट रेत ये सारे मिलके बनाते हैं। इन दीवारों में एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत बनती है। इस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? इसकी जो रचनात्मक इकाई यूनिट, एकदम बेसिस यूनिट क्या है? किसी बॉबी एंटी हिल की रचनात्मक इकाई क्या होती है? यह रेत का छोटा सा कण होता है। जैसे कोई पहाड़ बना, उसमें भी क्या होता है, रेत के छोटे छोटे कण मिलकर क्या करते हैं, बनाते हैं, टीला बना देते हैं। किस प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है? कह रहा है कि इसी प्रकार सभी द्रव्यों की क्या होती है, रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। जैसे रेत में छोटे छोटे कण मिलके बनते हैं, वैसे इसमें भी क्या होता है, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, छोटे छोटे परमाणु मिल लग के क्या करते हैं, द्रव्य बनाते हैं, किसी भी द्रव्य का निर्माण करते हैं। अब परमाणु कितने बड़े होते हैं? नेक्स्ट हेडिंग हमारी ये, परमाणु होते कितने बड़े हैं? परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिनकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं उससे भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज़ की एक शीट जितनी मोटी परत बनेगी। जो कागज़ की जो पेपर का शीट होती है ना, अगर हम इकट्ठा करते हैं तब जाके उतनी मोटी बनती है, उतनी पतली, मोटी नहीं बोल सकते, पतली बोल सकते हैं, ठीक है, उतनी पतली एक परत बनती है। तो इतने छोटे कण होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी, परमाणु कितने बड़े होते हैं? परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटी होती है। मतलब जिसको हम सोच सकते हैं, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ये उससे भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। लाखों परमाणु जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखे होते हैं तो बड़ी कठिनाई से कागज़ की शीट जितनी मोटी परत बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक पढ़ चुके हम। तो बहुत सारे परमाणु जब लाखों की संख्या में इकट्ठे होते हैं तो पेपर की जो शीट होती है, एक पेपर शीट होती है ना जो कॉपी की, उतनी पतली एक लेयर बनेगी। तो सोचो लाखों मिलने के बाद इतनी पतली लेयर होती है तो कितने छोटे होंगे, बहुत छोटे होते हैं। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁹ एम मीटर, और उसके बाद इक्वल में 1 नैनोमीटर। ये क्या होता है इसका, ये नैनोमीटर है। ठीक है, इसमें हम नापते हैं 1 मीटर इक्वल में 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, इसको लिख लेना, ये इसका स्केल है, यहाँ दिया हुआ है। सबके अलग अलग किसकी के रेडियस, किसकी कितनी रेडियस है। हाइड्रोजन के परमाणु, जल के परमाणु और हीमोग्लोबिन अणु, रेत कण, चींटी और सेब, सबके परमाणु यहाँ पे दिए हुए, रेडियस दिए हुए हैं। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं, मतलब नहीं, एकदम दिखाई नहीं देता, नगण्य मान सकते, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते, इतना मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचें जब हम नहीं देख सकते। हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणु से बना हुआ है। हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि पूरा विश्व ही किस पे बना है, परमाणु पे। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकें, फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं। अगर हम उसे नहीं देख सकते तब भी वो उसमें प्रेजेंट होते हैं, तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता है। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उन पर उसका असर आता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतह को आवर्धित प्रतिबिंबों को देख सकते हैं, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। जो आजकल के जो नए वो आए हैं ना माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स आए हैं, उसमें हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, छोटे से छोटे कण को देख पाते हैं। इलेक्ट्रिकल आ गए ना, तो देखो ये दिया हुआ है, इसमें देख सकते हो। ठीक है, डायग्राम में सिलिकॉन सतह पर प्रतिबिंब, सिलिकॉन की सतह पर बनाया हुआ है इसका प्रतिबिंब परछाई। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं? अलग अलग तत्वों के उसके प्रतीक क्या होते हैं उनके बारे में दे रहा है। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीक का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। सिंबल्स
जो उनके सिंबल्स दिए, पूरा नाम ना लेके उनके सिंबल से उन्हें पहचाना जा सकते। तो ये कौन थे? इन्होंने डाल्टन ने किया था। जब उन्हें किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था। उन्होंने प्रतीक दिया तो उसकी एक निश्चित मात्रा की ओर क्या करने लगा? इशारा करने लगा। अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। और ये जो सिंबल्स थे वो उसके एक तत्व के परमाणु को क्या करते थे? प्रदर्शित करते थे। ब्राज़िलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होते हैं। उन्होंने एक सुझाव दिया, एक आइडिया दिया, जिससे मतलब उसका फर्स्ट और सेकंड लेटर से इसका नाम को हम क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो, दिया हुआ है, देखो, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, सीसा ले, ठीक है ना, और सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, पारा, ये सारे डाल्टन द्वारा सुझाए गए तत्वों के प्रतीक, ये इनके सिंबल हैं। इनके सिंबलों से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। प्रारंभ में तत्वों के नाम की उत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए। सबसे पहले इनकी जो नाम की जहां पाए गए थे उन्हीं बेस पे इनका नाम रखा गया। उदाहरण, कॉपर नाम का साइप्रस से व्युत्पन्न है। साइप्रस से करके कॉपर बना हुआ है। ठीक, कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया है। कुछ तत्वों के नाम उनके रंगों से लिया गया है। जैसे स्वर्ण, गोल्ड का नाम क्या होता है? अंग्रेजी में उस शब्द के लिए लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। जिसका अर्थ होता है पीला। गोल्ड हमें पता है पीला ही होता है, तो उसको इंग्लिश में गोल्ड बोला गया। उसका मतलब क्या था? पीला। कहते हो ना गोल्ड कलर, ये कलर के नाम से करते हो, हाँ, गोल्डन कलर, तो वो होता है क्या? पीला होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। हाईलाइट कर लेना। ये क्या करती है? किसी एक प्रतीक को नाम देती है और उसके मात्रकों का और उसके सिंबल का रजिस्ट्रेशन करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता था। यहाँ से लिखना। अक्सर आगे देखोगे जिसको हम एक लेटर से पहचान सकते थे, एक से पहचान लिया, नहीं तो उसको दो लेटर लिख के, पहला स्मॉल और दूसरा पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल लिख के हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ दिया हुआ देखो, हाइड्रोजन को H कर दिया, एल्युमिनियम है तो पहला A कैपिटल है और L स्मॉल है, और यहाँ पे निकिल है, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है एल्युमिनियम है और Al किया हुआ है, ना कि A और L को दोनों को कैपिटल दे दिया। कोबाल्ट CO दिया हुआ है और इसको दोनों को हम कैपिटल नहीं लिख सकते, एक छोटा एक बड़ा लिखेंगे। इस नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद के आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनते थे। जैसे क्लोरीन Cl, ठीक है ना, क्लोरीन L आता है तो उसके सेकंड में लेटर कर लिया, और जिंक Zn, ठीक है, इनके नामों से मिला के इनका नाम रखा गया था। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया था। उदाहरण के लिए लोहा, आयरन, जर्मन और ग्रीक भाषा में भी उनको करके उनके लेटर से बनाया गया था। जैसे Fe, आयरन का क्या होता है? Fe, जो उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया था। हाईलाइट कर लेना इसको। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na तथा पोटेशियम का प्रतीक K
कैल्शियम से क्या कैल्शियम से व्युत्पन्न है। इस प्रकार प्रत्येक तत्वों का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। उनका एक नाम होता है और दूसरे का ना हो, इसके जैसा एक उनका सिंबल होता है। यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है, देखो। एल्युमिनियम Al, आर्गन Ar, बैरियम Ba, बोरॉन B, ब्रोमियम Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C और क्लोरीन Cl, कोबाल्ट Co, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, स्वर्ण गोल्ड का दिया है Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, सीसा Pb और मैग्नीशियम Mg और नियॉन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, चांदी का Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक का Zn। इतने याद कर लेना जितने दिए हुए इसमें, इसको अच्छे से याद कर लेना टेबल। जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपके संदर्भ के लिए उपयोग सारणी दी गई है। इस पूरी सारणी को एक बार में याद करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर एवं बार बार उपयोग करते रहने से वह आप स्वतः ही इन प्रतीकों को निर्मित करना सीख जाएंगे। मतलब याद कर लोगे, बनाना सीख जाओगे। वैसे तो अभी तुम्हें लर्न ही करना पड़ेगा। आगे आ जाओ। नेक्स्ट हेडिंग है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। जो उन्होंने बताया था वो उसमें परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताया था। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन के अनुसार क्या होता है, उनका एक परमाणु द्रव्यमान होता है जो उनसे अलग नहीं किया जा सकता। जैसा अभी हमने पढ़ा था कि चाहे वो कितना भी बदल जाए लेकिन उसका क्या होता है, एटॉमिक मास सेम ही होगा। परमाणु द्रव्यमान बदलेगा नहीं, चाहे उसको किसी भी फॉर्म में चेंज कर दो। का एक अभिलक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। डाल्टन ने इतने मतलब आसानी से समझा दिया था उसको कि सारे जो साइंटिस्ट थे उस पर मान गए और उसके आगे और सर्च करने लगे। चूँकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था। अब कह रहे हैं कि वो आगे करने लगे काम, लेकिन क्या था उसमें कि एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना बहुत ही मुश्किल काम था। इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। उनके मतलब अपने नियमों के अनुसार, रासायनिक नियमों के अनुसार मिला के इन सबको क्या किया गया, इनके परमाणु द्रव्यमान का आकलन किया गया। हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड CO का उदाहरण लेते हैं जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया है कि 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4:3 गुण अधिक, इसको हाईलाइट कर लो यहाँ से, 3 ग्राम कार्बन चार बटे 3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को 1.0 U तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 U निर्देशित करेंगे। ऐसा कर लेना।
प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखा जाता था, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा उसको यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हाईलाइट कर लेना इसको भी। लेकिन द्रव्यमान की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों को भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किया। जो द्रव्यमानों की जो अलग अलग इकाई थी उनके बारे में उन्होंने अपना अपना विचार व्यक्त किया, प्रकट किया। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाई के बारे में शोधरत थे तो उन्होंने प्रारंभ में प्रक्रियाजनित प्राकृतिक जैन ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। दो कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। इन्हें दो कारणों से अच्छा समझा गया। ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अपक्रिया करके यौगिक बनाता है। ऑक्सीजन क्या है, सभी तत्वों के साथ, लगभग ज़्यादा तत्वों के साथ करके यौगिक बनाता है। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। ज़्यादातर परमाणु द्रव्यमान क्या है, पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तथा 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटॉप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होते हैं। इसके अनुसार क्या होता है, सभी के द्रव्यमान प्राप्त हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेचता है। जैसे मतलब कि उसके पास तराजू नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है, फल बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। एक तरबूज लेकर कहता है इसका द्रव्यमान कितना है, 12 इकाई है। तरबूज 12 तरबूजीय इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई है। 12 क्या है, उसकी द्रव्यमान इकाई, क्योंकि उसके 12 हिस्से कर देगा तो उसकी द्रव्यमान की इकाई पता है। वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष है। मतलब एक दूसरे से क्या है, बराबर हैं। जैसा कि चित्र 3.4 में दिखाया गया है। अब वह फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान इकाई FMU के में बेच सकता है। फल द्रव्यमान इकाई को क्या कहते हैं, FMU, फ्रूट मास यूनिट। अब देखो ये कर रखा है ना 12 टुकड़े, इसको 12 भागों में कर दिया एक तरबूज को और एक दे दिया। अब इसको एक इकाई से इसने क्या किया, 2 सेब को तौल लिया। 12 टुकड़े तरबूज में 1 से 12वां भाग है और तरबूज के टुकड़े का उपयोग करके वह फल विक्रेता फलों को कैसे तौल सकता है, और एक टुकड़े से वो क्या करके फलों को तौल सकता है। किसी तत्व की सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान में 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। इसको भी याद कर लेना, परमाणु द्रव्यमान। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते। ज़्यादातर परमाणुओं के द्रव्यमान क्या है, वो अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। क्यों? परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में
पुंजित होकर वह द्रव्यमान बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अणु क्या है, व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने पूरा परमाणु के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, ओके, बाय। लाइक करें, कमेंट करें, बस लाइक कमेंट